Hello friends, today I am going to discuss with you. Today we will discuss in bilingual. In Hindi also I will discuss and in English also I will supplement it. Okay, because हिंदी में सुनने वाले भी बहुत सारे लोग हैं. तो आज हम लोग ये ब्लड कैंसर के बारे में इसमें जानेंगे कि ये कैसे पता लगता. मुझे नवंबर 2021 नवंबर 2021 को मुझे ब्लड कैंसर डायग्नोस किया गया, डॉक्टरों ने किया. तो ये ब्लड कैंसर कैसे पता लगता है उनको कि हॉस्पिटल में आपको किस विभाग में जा कर के इसकी चेकिंग करवानी है, किस विभाग के डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, इन सारी चीज़ों पे हम ये होता क्या है, कैसे पता लगता है, इसका इलाज क्या है. और आज 4 साल से मैं आपके सामने जिंदा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ. तो ये सब कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे. मैं खुद ब्लड कैंसर का मरीज हूँ और 4 साल से नवंबर 2021 से मेरा ब्लड कैंसर का इलाज चल रहा है. मैंने स्टेम सेल भी ट्रांसप्लांट कराए हैं, तो मैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में भी बताऊंगा. स्टेम सेल के बारे में आपको बताऊंगा और मैं आपको बोन मैरो के बारे में भी बताऊंगा कि बोन मैरो कैसे निकाला जाता है, इसका ट्रांसप्लांट क्या होता है, बोन मैरो से चेकिंग कैसे की जाती है. इन सब बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे. क्योंकि ये मेरे खुद का अनुभव है, इसलिए आपको मैं एक बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही सब जगह पे लैब टेस्ट में मुझी को भीतर किया जाता रहा है. चाहे वो आपका MRI हो, चाहे हार्ट का चेकिंग हो, वो सारी चेकिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा. तो ये शुरुआत कैसे होती है. सबसे पहले नवंबर 21 को मुझे कुछ खून में कुछ बीमारी, कुछ मेरा थकान सी मुझे महसूस होती थी. उस थकान का लिए मैं पहले हार्ट के डॉक्टर के पास गया कि ब्लड प्रेशर वगैरह या हार्ट का. तो डॉक्टर साहब ने, हार्ट वाले डॉक्टर ने मेरा 1-2 महीना मेरा इलाज किया. उसके बाद उन्होंने देखा कि मेरी जो CBC रिपोर्ट आती है, ब्लड की काउंटिंग जो आती है, ब्लड सेल काउंटिंग की जो फुल रिपोर्ट आती है, उसमें उन्होंने बराबर CBC में देखा कि मेरा जो है जो खून, लाल वाला जो खून होता है, वो मेरा नहीं बढ़ रहा है. तो रेड ब्लड सेल क्या चीज होते हैं, वो चेकिंग में वो देखते हैं हीमोग्लोबिन को वो देखा जाता है, हीमोग्लोबिन. तो ये हीमोग्लोबिन गिर रहा था मेरा, ये हीमोग्लोबिन का स्तर मेरा बराबर ड्रॉप हो रहा था. जब ये ड्रॉप हो रहा था तो हार्ट के डॉक्टर को कुछ शक हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि आप एक बार खून के डॉक्टर यानी कि खून की जांच कराइए. तो खून की जांच कौन सा विभाग हॉस्पिटल में जाके करवाएंगे हमको जाना पड़ा हीमेटोलॉजी विभाग. ये किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, जैसे कि लोहिया हो गया, लोहिया संस्थान है, SGPGI है आपका, PGI आपका मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन सब में ये एक डिपार्टमेंट होता है. और प्राइवेट, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, छोटे तो नहीं लेकिन बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये एक विभाग होता है, टाटा हॉस्पिटल. तो आपको कहाँ जाना है, हीमेटोलॉजी विभाग में जाना है और खून की जांच करवानी है. तो जब मैं बड़े हॉस्पिटल के, प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल के हीमेटोलॉजी विभाग में गया तो उन्होंने मेरे खून की जांच किया. अब खून की जांच जब उन्होंने किया तो खून में क्या क्या जांच करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ. उन जांचों से उनको ये पता लगा कि मेरे शरीर में ब्लड कैंसर है, तो इसका इलाज करवाना पड़ेगा, जिसको मैंने नवंबर 21 से शुरू किया. तो हीमेटोलॉजी विभाग में जब आप जाएंगे तो वो आपका बोन मैरो टेस्ट करते हैं. बोन मैरो में 3-4 तरीके के टेस्ट होते हैं. मैं अभी उसको इसके बाद में बताऊंगा. पहले ब्लड के बारे में बता लूं, फिर बोन मैरो के बारे में क्या क्या टेस्ट होते हैं मैं अभी उसको अलग से डिस्कस करूंगा. बट वो यही विभाग कराएगा आपका, यही विभाग आपका बोन मैरो भी कराएगा और यही विभाग आपका ब्लड भी कराएगा.
अब ब्लड में कितने तरीके के टेस्ट देखे जाते हैं उसकी मैंने एक लिस्ट बना दी है। ये आप बाहर से भी करा के ले जा सकते हैं रिपोर्ट, या वहाँ के डॉक्टर जो जो इनमें से बोलेंगे वो उसी हॉस्पिटल में सस्ते दरों पे आपकी हो जाएगी, अगर डॉक्टर लिख के देगा तब। अब हम इसमें आते हैं कि डॉक्टर रिपोर्ट में क्या देखेगा। पहला वो देखता है आपका ब्लड का सीबीसी रिपोर्ट वो देखता है। सीबीसी रिपोर्ट में अगर ब्लड के काउंट बहुत लो है, ब्लड काउंट आपके लो है, यानी हीमोग्लोबिन आपका बहुत लो है। हीमोग्लोबिन अगर लो है, जैसे जिस कंडीशन में मैं गया था, मेरा हीमोग्लोबिन उस वक्त 7 के आसपास था, तो डॉक्टरों ने ये पहला एक लक्षण उन्होंने पकड़ा कि इसका खून क्यों नहीं बढ़ता है। हार्ट के डॉक्टर ने मुझे यहाँ भेज दिया। अब अगला डॉक्टर क्या देखेगा, सीबीसी अगर लो है, इसके बाद वो ब्लड की केमिस्ट्री रिपोर्ट आती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट एंड एलएफटी एंड केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट। ये 2 फंक्शन टेस्ट आपके वो चेक करेगा, एलएफटी एंड केएफटी। एलएफटी में जब वो चेक करेगा तो आपका वो देखता है क्रेटिनाइन देखेगा, एल्ब्यूमिन देखेगा, कैल्शियम देखेगा, और ये रिपोर्ट अलग होती है। एलडीएच की रिपोर्ट अलग होती है, वो इसके भीतर में नहीं आती है। तो ये 3 तरीके की रिपोर्ट, और एक चौथा है बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन, वो भी देखता है बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन। ये 4 टेस्ट आपके अलग से होते हैं। जिस सबसे पहले हम बात करेंगे एलएफटी और केएफटी, यानी कि क्रेटिनाइन, एल्ब्यूमिन और कैल्शियम की, फिर एलडीएच की हम बात करेंगे। ठीक है। अब अगर आपका देखिए क्रेटिनाइन अगर आपका गड़बड़ है, क्रेटिनाइन बनता है आपका किडनी में, ठीक है, अगर ये गड़बड़ है तो आपका किडनी में प्रॉब्लम है। और किडनी में एक हार्मोन बनता है, वो हार्मोन क्या करता है कि वो आपके बोन मैरो में जाके रेड ब्लड सेल क्रिएट करता है। उस हार्मोन का नाम है, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है, वो हार्मोन हमारी एक किडनी बनाती है, एर्थोपोइटिन, ERY एर्थोपोइटिन करके ऐसे ही कुछ होता है। डॉक्टर इसका एक इंजेक्शन देता है, 10,000 पावर की देता है, या फिर आपके अगर कम है तो 4,000 यूनिट की भी वो एक इंजेक्शन आपको वीकली या वीकली दे सकते हैं। तो ये एर्थोपोइटिन का जो इंजेक्शन होता है, अगर आपका किडनी सही काम नहीं कर रही है तो आपके रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो हार्मोन क्रिएट करेगा एर्थोपोइटिन, ये हार्मोन क्या करता है, जा करके बोन मैरो में जाता है और वहां पे रेड ब्लड सेल क्रिएट करता है। इसलिए किडनी का फंक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग वो डॉक्टर क्या करेगा कि अगर आपका क्रेटिनाइन में हाई अगर आपका क्रेटिनाइन का लेवल अगर ये हाई है तो इट इज अ बैड साइन। हाई है इसका मतलब आपका किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। मेरे पर्टिकुलर केस में भी उनको ऐसा लगा था, तो मेरे केस में डॉक्टर ने फिर इसका इलाज क्या किया, उन्होंने प्लाज्मा फेरोसिस किया। प्लाज्मा फेरोसिस उन्होंने किया। अब ये प्लाज्मा फेरोसिस क्या चीज होता है, हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल जो ब्लड के सेल्स हैं उसमें प्लाज्मा भी होता है अलग से। खून जो होता है, खून में रेड ब्लड सेल होते हैं, प्लाज्मा होता है आपका, तो फिर आप उसका प्लेटलेट्स होते हैं। तो हमारे शरीर में क्या था, ये प्लाज्मा जो है बहुत गाढ़ा हो गया था, बहुत थिक हो गया था। तो इसको सबसे पहले दूर करने की जरूरत थी। तो बड़े हॉस्पिटल के उन डॉक्टरों ने सबसे पहले क्या किया, मेरा प्लाज्मा फेरोसिस किया और 4 यूनिट मुझे प्लाज्मा मेरे शरीर का पूरा बदला गया, जिसमें 4 यूनिट लगे। 4 यूनिट ये जस्ट लाइक ब्लडी होता है, लेकिन ये लाल रंग का ना होकर के पीले रंग का होता है। और इसको कौन करता है, इसको खून वाले डिपार्टमेंट नहीं करते हैं, इसको किडनी वाला डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल में देख रेख करते हैं वो डिपार्टमेंट आपको टेक ओवर करेगा, आईसीयू में ले जाएगा और वो लोग गले में, आपके गले में यहाँ पे 2 वो नस डाल देंगे,
कैथोड बोलते पता नहीं क्या, वो गले में यहाँ डाल दी जाती है। एक से वो इसको इन करते हैं, प्लाज्मा फेरोसिस नई वाली प्लेटलेट, नई वाली प्लाज्मा आपके शरीर में डाली जाएगी और पुरानी वाली खून से निकालेंगे और खून को अलग करेंगे, प्लाज्मा वगैरह अलग करेंगे और प्लाज्मा अलग करके बाकी खून वो मशीन वापस आपके शरीर के अंदर लगा दी जाती है। आपको लेटे रहना होता है, आपको कुछ पता ही नहीं चलता है। वो डॉक्टर लोग इतने अच्छे होते हैं, मशीन इतनी अच्छी होती है कि आपको कुछ नहीं पता लगता है और आपके शरीर का पूरा प्लाज्मा बदल दिया जाता है। तो ये तो वह क्रेटिनाइन की कहानी। अब आते हैं डॉक्टर लोग, इसके बाद सेकंड क्या देखते हैं। अगर क्रेटिनाइन हाई नहीं है, क्रेटिनाइन आपका ठीक हो गया, जैसे उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट किया, क्रेटिनाइन ठीक हो गया, अगले स्टेप में अब वो एल्ब्यूमिन देखते हैं। एल्ब्यूमिन का केस क्या है कि ये लो पे डॉक्टर इसको सीरियस मानता है। अगर क्रेटिनाइन लो है आपका तो इसका मतलब है मल्टीपल माइलोमा आपको है। अगर एल्ब्यूमिन लो आ रहा है इसका मतलब आपको क्या है, मल्टीपल माइलोमा की बीमारी है, डॉक्टर को पता चल जाता है। इसी तरीके से अगर कैल्शियम आपका बहुत हाई हो जाए, कैल्शियम क्या हो जाए, बहुत हाई हो गया है, कैल्शियम अगर हाई हो गया है तो भी डॉक्टर को ये सिग्नल देता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो आपको थकान, फैटिग और वीकनेस आपके शरीर में रहेगा। और इसी से उनको पता लगता है कि हमारे जो पेशेंट है वो क्यों आके शिकायत करता है कि उसे थकान महसूस होती है। वो आके सबसे पहले डॉक्टर के पास क्या बोलता है, साहब हमको थकान महसूस होती है। मैं भी गया, सबसे पहले मैंने यही बोला था कि मुझे थकान महसूस होती है, मेरी सांस उखड़ने लगती है। तो इससे भी उनको पता लगता है। इसके बाद डॉक्टर एक अलग एक सेपरेट टेस्ट कराता है, एलडीएच। एलडीएच का जो है ये एलडीएच उनको अगर ये रेड माने ये नॉर्मल रेंज के अगर ये बाहर है, एलडीएच ये अगर नॉर्मल रेंज के अगर बाहर है तो डॉक्टर को ये एक संकेत देते, क्योंकि सारे सिम्टम उसको मिल रहे हैं तो वो एलडीएच को भी पकड़ता है कि अगर एलडीएच है इसके पास, इसका मतलब इसकी डिजीज थोड़ी एडवांस स्टेज की हो रही है। अगर एलडीएच गड़बड़ है तो पेशेंट का मल्टीपल माइलोमा थोड़े से एडवांस स्टेज का हो रहा है। इसको बोलते हैं लैक्टिक डिहाइड्रोजेनेसिस और ये बहुत ही सस्ता टेस्ट होता है, यानी कि सरकारी हॉस्पिटलों में इसका टेस्ट का पैसा 35 रुपीज आता है। बहुत ही सस्ते टेस्ट होते हैं ये, ठीक है। अब जब ये टेस्ट हो गए केमिस्ट्री के, इसके बाद डॉक्टर क्या करा सकता, वैसे नॉर्मली कराते नहीं है ये सब टेस्ट, ये दो नॉर्मली नहीं कराते हैं ये वाला, बट ये भी एक टेस्ट है, यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफेरेसिस। यूरिन में जो प्रोटीन की मात्रा निकल रही है उसमें प्रोटीन कितना जा रहा है, इस विषय में वो लोग टेस्ट करते हैं। और इसमें एक टेस्ट और भी होता है, इम्यूनो फिक्सेशन वाला होता है, वो करा भी सकते हैं नहीं भी कराते, बट यूरिन का ये टेस्ट नहीं कराते हैं नॉर्मली। डॉक्टर क्या टेस्ट कराता है फिर आपका, डॉक्टर ये वाला टेस्ट भी एक बार शायद शुरू मेरा हुआ था जिसमें हमारा IgH निकला था। ये क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं बॉडी में, जो बॉडी की इम्यूनिटी एंटीबॉडी, ये क्या होते हैं, बॉडी के एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज। तो वो देखता है कि मेरी बीमारी से लड़ने की शक्ति क्या है, एंटीबॉडीज मेरे शरीर में क्या है, वो इसको देख करके वो निर्णय लेते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है इनमें, इन सब में क्या होता है कि ये नॉर्मली सब बराबर होने चाहिए, लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई एक बहुत ज्यादा है और बाकी सब नॉर्मल एक लेवल के हैं लेकिन एक बहुत ज्यादा है, मान लीजिए मेरे क्लास में IgH बहुत ज्यादा था तो मेरी बीमारी क्या हो गई, IgH वाली बीमारी हो गई। ये फिश टेस्ट एक होता है, उससे भी पता लग जाता है। जो सबसे कॉमन टेस्ट है जो हर 3 महीने में आपको कराने ही होते हैं, वो ये है प्रोटीन इलेक्ट्रोफेरेसिस। सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफेरेसिस कराता है जिसमें मल्टीपल माइलोमा के स्पाइक कितने हैं आपकी बॉडी में, जो प्रोटीन्स हैं उस प्रोटीन में M स्पाइक कितने हैं, इससे भी यही है एक मेन
जो हर 3-3 महीने में डॉक्टर चेक कर लेता है। और ये बहुत, बाहर अगर आप कराते हैं तो 750 रुपीज़ कॉस्ट है, और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोहिया वगैरह में कराते हैं तो 360 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। लोहिया ने डिसाइड कर रखी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने, बट प्राइवेट भी आप करा सकते हैं। 750 इसकी, रेड क्लिफ वगैरह में 750 है। तो ये हर 3-3 महीने में आप अगर हॉस्पिटल नहीं भी जाते हैं तो ये एम स्पाइक आपको एक बार चेक करते रहना चाहिए। एम स्पाइक बढ़ना नहीं चाहिए। ये एम स्पाइक बताता है कि प्रोटीन में उसका परसेंटेज कितना है। अभी मैं उसको एक डायग्राम से भी बताऊंगा कि प्रोटीन में वो कैसे दिखता है, ठीक है। इसके अलावा ये एक थोड़ा महंगा टेस्ट है, इसलिए नॉर्मली इसको बाहर से मत कराइएगा। बाहर इसको कराने में कप्पा लामडा 6,500 रुपए का टेस्ट है, सब प्राइवेट में, वो ब्लड सेंटर जो है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराते हैं तो 1300 के आसपास इसका रेट है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराइए, और एटलीस्ट आप खुद, अगर अभी डॉक्टर के पास जाने के स्थिति में नहीं है, डॉक्टर बहुत दूर है, हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो 6 महीने में एक बार भी कराते रहिए। ये रिपोर्ट आइडियली 1:1 होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में कप्पा और लामडा ये दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। ये अगर गड़बड़ हुआ, इसकी रेंज है 0.26 से लेके 1.63 या ऐसे नियर बाय कोई इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर इस नॉर्मल रेंज के भीतर भी है तो भी आपका ठीक है। अदरवाइज आइडियली रेशियो क्या है, शरीर में चूंकि ये बराबर मात्रा में होते हैं तो आपका कप्पा लामडा आइडियल रेशियो इज 1:1। अब इसमें से जब आपको बीमारी होगी तो कोई एक बहुत तेजी से बढ़ा हुआ होगा और कोई एक बहुत ही कम होगा, यानी इन दोनों का रेशियो 1:1 नहीं होगा। आपका रेशियो हो सकता है 0.25:1:1। अब आप 0.25 वाला जो होगा वो ग्रीन में होगा, क्योंकि ये 26 है, मान लो ये 35 है, 0.35, तो ये तो तुम्हारे रेंज के अंदर हो गया, तो तुमको ये हरा नजर आएगा क्योंकि ये तो आपके रेंज में है। बट एक्चुअली में इसका ये रेंज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इसका रेशियो इम्पोर्टेंट है। यानी कि कप्पा लामडा की इंडिविजुअल वैल्यू आपकी 400 हो सकती है, ये मान लीजिए 2000 है। यहाँ पे ये देखिए कि ये एबनॉर्मल फिगर्स हैं, लेकिन अगर ये 1900 हो या ये भी 2050 हो, 2050 हो, तो ये बहुत ही आइडियल कंडीशन है। शरीर में नॉर्मली ये ऐसे होते हैं, लेकिन अगर आप बीमार होंगे तो आपका रेशियो ऐसे होगा, कप्पा होगा 400, लामडा होगा 2000। मेरा केस IG लामडा, मेरा केस क्या है, IG लामडा में पड़ता है, तो मुझे जो बीमारी है वो लामडा की बीमारी है। बने आपका जो मल्टीपल कैंसर होता है, इसको डॉक्टर फर्दर, ये फिश रिपोर्ट होती है, फिश रिपोर्ट से पहले वो देखता है आपकी कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर वो देखता है कप्पा लामडा की रिपोर्ट और डिसाइड कर देता है कि आपको कप्पा में प्रॉब्लम है या लामडा में प्रॉब्लम है, और फिर उसी हिसाब से डॉक्टर अपनी दवाइयाँ कीमो आपके ऊपर चालू करेगा, और ये होती हैं। अब यहाँ पे एक बात रह गई थी कि बीटा-2 LDH होता है, एक बीटा-2 माइक्रोग्लोबिन भी होता है। इसको रेगुलर चेकअप कराने की जरूरत नहीं है। रेगुलर में आपको खाली ये और ये दोनों, यानी कि CBC, LFT और KFT बस, और बाकी ये सब टेस्टें आपको कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हर 3 महीने में 3 मंथ्स पे आपको ये चेक रिपोर्ट डॉक्टर के पास लेके जानी पड़ती है, फिर डॉक्टर डिसाइड करता है। LDH बहुत ही सस्ता है, 35 रुपए मैंने बताया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो जब आपको शौक हो आप करा लीजिए LDH का टेस्ट। लेकिन ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ये 1300 रुपए लगते हैं इसके। ये एक महंगा टेस्ट है और इसकी भी आपको बार बार जरूरत नहीं है। बट बीटा-2 माइक्रोग्लोबिन से क्या पता लगता है, अगर ये हाई लेवल है, अगर ये हाई हो गया है, अगर ये हाई है यानी कि रेंज के बाहर है, रेंज के अगर बाहर है तो इसका मतलब आपका एडवांस केस चल रहा है। जैसे लैक्टिक डिहाइड्रोजनेशन अगर रेंज के बाहर है, इसका मतलब आप हाई की तरफ हैं।
ठीक है। तो ये इन तरीके के टेस्ट होते हैं। मेरा ट्रीटमेंट किससे शुरू हुआ? पहला प्लाज्मा फेरोसिस से शुरू हुआ, इसके बाद मेरी कीमो का नंबर आया, इसके बाद मेरे किस चीज का नंबर आ गया था? कीमो चढ़ाने का नंबर आ गया था। तो मैं अभी कीमो पे नहीं जाऊंगा, अभी मैं एक बार बोन मैरो मेरा रह गया। मैंने डॉक्टर तो ये ब्लड से देख लिया, डॉक्टर को श्योर हो गया, लेकिन इसकी दवाइयाँ या कीमो देने से पहले डॉक्टर 200% सीक्वेंस मैंने असर्टेन कर लेता है कि वास्तव में बीमारी है या नहीं है। अदरवाइज अगर वो दवाइयाँ दे देगा तो आपके शरीर को भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए डॉक्टर आपका बोन मैरो टेस्ट भी करेगा। अब हम इसके बाद बोन मैरो टेस्ट की बात करते हैं, कितने तरीके के मेरे टेस्ट हुए और वो क्या क्या थे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अब मैं अपने सेकंड वीडियो में आपको इसके आगे का बात बताऊंगा कि बोन मैरो क्या होता है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होते हैं, ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होते हैं, डोनर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होते हैं, ये कहाँ पे कराए जाएंगे, कीमोथेरेपी किन किन तरीके की होती है, शुरुआती ट्रीटमेंट में क्या क्या दवाइयाँ दी जाती, ये सब मेरे सेकेंड वीडियो का आप इंतजार करिए और उसके बाद आप देखिए और फिर आप समझिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ब्लड कैंसर में क्या है, कैसे इसका बहुत भौकाल बना हुआ है। आपको इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं 4 साल से यही झेल रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड वॉच माई वीडियो।